हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग गेन करने वाले हैं। जैसा हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था कि जब दो कॉन्टैक्ट सर्फेसेस के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो रही होती है और वो दोनों कॉन्टैक्ट सर्फेसेस अगर रफ हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स उन दोनों सर्फेसेस के बीच में काम कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो यही डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन देयर इज रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन अ बॉडी एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस। ये भी बहुत ऑब्वियस सा पॉइंट है कि देखिए अगर मान लीजिए एक सरफेस है जिसके ऊपर एक ब्लॉक एम रखा हुआ है और ये सरफेस के रिलेटिव अगर राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, और क्योंकि सरफेस के कारण ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है तो ब्लॉक के कारण जो सरफेस पे फ्रिक्शन आएगा वो राइट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये जो नीचे वाला एफ आर के है ये है सरफेस के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन, इसको हम लिख देते हैं कि ये ऑन सरफेस है। ठीक है ना, और ये जो ब्लॉक के ये जो लग रहा है पीछे वाला लेफ्ट वाला एफ आर के ये ऑन ब्लॉक है और ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं। ऑन ब्लॉक और ऑन सरफेस वाले जो फ्रिक्शन फोर्सेज हैं ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन हमने शो कर दिए और किस तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन दिखेगा ये हमको समझ में आ गया। तो चलिए और प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। Value of kinetic friction force is constant and is independent of the applied force as long as the normal contact force between the contact surfaces is not changing. ये जो वैल्यू होती है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की ये केवल नॉर्मल कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू नॉर्मल कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करती थी। अब आप इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओ चाहे मत लगाओ, जब तक नॉर्मल कांटेक्ट चेंज नहीं हो रहा होगा ब्लॉक के ऊपर तब तक काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और कंडीशन ये है कि ब्लॉक को चलना होगा सरफेस के रिलेटिव। अगर ब्लॉक सरफेस के रिलेटिव चल रहा है और दोनों के सरफेसेस रफ हैं ब्लॉक के और जिस कॉन्टैक्ट के साथ में ब्लॉक है जिस सरफेस के साथ में ब्लॉक कॉन्टैक्ट में है अगर वो दोनों रफ हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स दोनों सरफेसेस के बीच में एक्ट करेगा ब्लॉक और कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है ये हम अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, पर ये कांस्टेंट होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये हमको कैसे पता कांस्टेंट होती है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है। ठीक है, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए इन लॉज के अंदर हम लोग एक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग गेन करने वाले हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। लॉ वन, लॉ वन क्या कहता है? मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू सर्फेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट। जो देखिए यहाँ पे हमारे पास में एक ब्लॉक है जिसके ऊपर एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट एन एक्ट कर रहा है सरफेस के कारण, नीचे एम जी लग रहा है। तो और लेट से ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो राइट डायरेक्शन में वी है, तो हमें पता है कि इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में काम करेगा, है ना, ये कंडीशन बनेगी। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ये केवल नॉर्मल कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा और किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मतलब किसी एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। डेफिनेटली ये इसके ऊपर तो डिपेंड करेगा ही कि सरफेस और जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ग्राउंड का और जो ब्लॉक का जो सरफेस है जो ग्राउंड के साथ में कॉन्टैक्ट में है उनका नेचर कैसा है। ठीक है, लेकिन किसी एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा और वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारे पास में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये म्यू के क्या चीज़ है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। और जो हमारे पास में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू बनती है वो आ जाती है म्यू के इंटू एन और इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट जो कि बराबर होती है म्यू के इंटू एन, वेयर म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एन इज नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग वैल्यू का चक्कर नहीं है जैसा कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के अंदर था। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक वेरिएबल फोर्स था लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स है। जब तक ब्लॉक चलता रहेगा और नॉर्मल कॉन्टैक्ट चेंज नहीं होगा तब तक काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, ये रिजल्ट हमको एक्सपेरिमेंटली पता है। और देखिए इसको आप समझ भी सकते हैं इजीली कि अगर मान लीजिए एक आप दो केसेस कंसीडर करो कि मान लीजिए आप एक सोफे को धक्का दे रहे हैं और वो सोफा चल रहा है। पहला केस है कि सोफे के ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा उस सोफे को चलता हुआ बनाए रखने के लिए। अब अगर मान लीजिए उस सोफे के ऊपर कोई बैठ जाता है, अब अगर आपको उस ज़्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट को, क्योंकि अब उसके ऊपर एक आदमी बैठ गया तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो गया है, सोफा भी है प्लस उसके ऊपर एक आदमी भी बैठा हुआ है तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट की वैल्यू बढ़ गई है। अब ऐसे सिस्टम को अगर आपको चलता हुआ बनाए रखना है एक रफ सरफेस पे तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा।
तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि ज़्यादा फोर्स हमको क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो था सरफेस से आने वाला हमारे सिस्टम के ऊपर वो बढ़ गया है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये समझ में आता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला डेवलप हो गया। इसे आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं हम आगे जा करके। ठीक है, अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है कि जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं उनका नेचर कैसा है, कितनी उनकी रफनेस या स्मूथनेस है, उनके बीच की इंटरलॉकिंग कितनी है, एट्सेट्रा। तो इसको हम लोग समझ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो देखिए, म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस। नेचर से क्या मतलब है, लाइक रफनेस और स्मूथनेस ऑफ टू सरफेसेस, इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सरफेसेस, बॉन्डिंग बिटवीन द टू सरफेसेस, एट्सेट्रा। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो दो सरफेसेस होंगे उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं उनकी कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है, किसी भी एक सरफेस की इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं होती, दोनों सरफेसेस की कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि म्यूएस जो होता है वो म्यू के से ज़्यादा होता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज जनरली ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, और इसीलिए एक ब्लॉक को चलाने के लिए आपको जितना फोर्स लगाना पड़ता है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से ज़्यादा होती है, जो कि हमने शुरुआत में इंट्रोडक्टरी वीडियो में ग्राफ में भी देखा था। और ये चीज़ मैंने आपको कई एग्जांपल्स से भी बताई थी कि एक बॉडी को चलाने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ता है उससे थोड़े से कम फोर्स से बॉडी को आप चलता हुआ बनाए रख सकते हैं। ठीक है ना, तो म्यूएस की वैल्यू म्यू के से ज़्यादा होती है। और यहाँ पे मैंने आपके लिए डेटा दिया हुआ है, ये डेटा हमने पिछले वीडियो के अंदर भी देखा था स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वाले वीडियो में। तो चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि म्यूएस हर जगह पे म्यू के से ज़्यादा है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो दो सरफेसेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, भले ही वो स्टैटिक हो या काइनेटिक हो, ये दोनों सरफेसेस की कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये दोनों सरफेसेस की कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए, यहाँ पे आपको मैं एक लास्ट एग्जांपल जो है इसके ऊपर एक एम्फेसाइज करना चाहता हूँ। रबर को आप कॉन्क्रीट सरफेस पे देखें और ये दोनों सरफेसेस अगर ड्राई हैं तब इनके बीच का जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 1 है और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.8 है। ठीक है, लेकिन अगर आप रबर और कंक्रीट के सेम सेट को, ये जो दो सरफेसेस का सेट है, इसको अगर आप वेट कर देते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम हो जाता है 0.3 और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट और कम हो जाता है। तो देखिए, आपने जैसे ही सरफेसेस की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा चेंज किया तो स्टैटिक और काइनेटिक दोनों फ्रिक्शन कोफिशिएंट बदल गए। यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि जो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स होते हैं वो सरफेसेस, दोनों सरफेसेस की इंटरनल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके बीच की कितनी इंटरलॉकिंग है, कितनी बॉन्डिंग है, कितनी रफनेस, स्मूथनेस एट्सेट्रा है, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये एक और बात समझ में आ गई, प्लस हमको ये भी दिख गया कि म्यूएस जो होता है वो म्यू के से ज़्यादा होता है। इसीलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर लॉ टू इन काइनेटिक फ्रिक्शन, ये क्या कहता है? ये कहता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। बिल्कुल ये वही पॉइंट है जो कि हमने स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में देखा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो अगर आप एक बॉडी लेते हैं इस तरीके की जिसकी लेंथ ज़्यादा है, ब्रेड्थ कम है, इस तरीके की अगर आप एक बॉडी लेते हैं और इन दो केसेस में अगर आप इसको अलग अलग ओरिएंटेशन में रखते हैं, जिसमें केस 1 के अंदर जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ज़्यादा है और केस 2 के अंदर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है और दोनों केस में बॉडी चल रही है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स दोनों केसेस में एक्ट कर रहा होगा बॉडी के ऊपर, FR1 और FR2, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको ये डिटेल में बताया है कि ऐसा क्यों होता है कि जो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्सेस हैं ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ये मैंने आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में समझाया है जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको और डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे के सारे आइडियाज़ क्लियर हो गए होंगे काइनेटिक फ्रिक्शन से जुड़े हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं और इनको यूज़ करके हम आगे जा करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू।